So, hello students, good morning, good afternoon, good evening। तो हमने अब तक 7 लेक्चर्स कर लिए हैं मोल कॉन्सेप्ट में और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो बिना किसी ड्रामा के हम आगे बढ़ते हैं। सो जस्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब नेक्स्ट सेशन में मीन्स इस सेशन में हम लॉज ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन पे कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे और उसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट, उसको हम सीखेंगे आज। सो एक्चुअली हम केमिकल इक्वेशन पे कैलकुलेशन करने का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। सो calculation based on mass relationship। जिसमें हम लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो स्टोइकियोमेट्री में लिमिटिंग रिएजेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हो तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस बाय चांस सही हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज गलत ही होगा। तो देखते हैं क्या है। सपोज करो हमें एक सिचुएशन दिया जा रहा है कि अगर 10 ग्राम कार्बन को 20 ग्राम ऑक्सीजन के साथ बर्न करें तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलेगा। सिंपल से सिचुएशन से हम इसको समझते हैं। तो हम सबसे पहले तो रिएक्शन लिखेंगे कार्बन ऑक्सीजन गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, और ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन भी है। इसमें 1 मोल ऑफ कार्बन कंबाइनिंग विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसको अगर मास में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मोल कार्बन का मास 12 ग्राम, 1 मोल ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम। अगर हम देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन में एक 3:8 का मास रेशियो है। 4 का कॉमन फैक्टर अगर हम ले लें तो ये 3 ग्राम और ये 8 ग्राम। 4 का कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन एंड ऑक्सीजन विल रिएक्ट इन 3:8 मास रेशियो। रिएक्ट किस रेशियो में करेगा? 3/8 के मास रेशियो में, और गिवन है 10 ग्राम 20 ग्राम 1:2 के मास रेशियो में। यानी कि सप्लाइड मास रेशियो डिफरेंट है फ्रॉम द स्टोइकियोमेट्रिक मास रेशियो। और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन कहता है कि रिएजेंट कंबाइंस इन ए फिक्स्ड मास रेशियो इररिस्पेक्टिव ऑफ द सप्लाइड मास रेशियो। किस रेशियो में मिलाया उससे कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन रिएक्ट तो 3:8 के मास रेशियो में ही करेगा कार्बन ऑक्सीजन। अब जरा सप्लाइड वाले को भी नीचे लिख देते हैं और देखते हैं कि करना क्या होता है। ये तो हो गया हमारा स्टोइकियोमेट्रिक मासेस। सप्लाइड जरा देखें सप्लाइड कितना है, 10 ग्राम एंड 20 ग्राम।
अब इसमें क्या होगा कि 3:8 के रेशियो में कंबाइन करेगा। तो 3:8 के रेशियो में कंबाइन करेगा, दिया है 1:2 के रेशियो में। इसका मतलब कि अब रिएक्टेंट पूरा पूरा रिएक्ट नहीं करेगा, एक पूरा रिएक्ट कर जाएगा और एक एक्सेस में होगा, वो रिएक्शन के बाद कुछ अनरिएक्टेड रह जाएगा। जरा मालूम करते हैं कौन पूरा रिएक्ट कर जाएगा और कौन बच जाएगा। उसके लिए हमें लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट सीखना होता है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट उस रिएजेंट को कहते हैं जो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए, जो पूरा पूरा रिएक्ट कर जाए, ना कि वो जो रिएक्शन के बाद कुछ बचा रह जाए। तो लिमिटिंग रिएजेंट अगर एक लाइन में हमें डिफाइन करना हो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लिमिटिंग reagent is the reagent whose amount is less than its stoichiometric requirement. Stoichiometric requirement it reacts completely, ये पूरा पूरा रिएक्ट करता है। अब जरा देखते हैं इसमें कौन है लिमिटिंग रिएजेंट और कैसे वो डिटरमिन होगा। देखो, लिमिटिंग रिएजेंट मालूम करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? टेक्निक सीखो। आप सप्लाइड मास को किसी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करो सच दैट वन ऑफ देम मैचेस टू द स्टोइकियोमेट्रिक मास। स्टोइकियोमेट्रिक मास 3:8 है, इसको किसी ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करो कि या तो ये 3 हो जाए या ये 8 हो जाए। देखते हैं, चलो हम इसको 8 बनाते हैं। तो इसको 8 बनाने के लिए क्या करना होगा? 8/20 से इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 8/20 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 8। अब दूसरा क्वांटिटी क्या होगा वो जरा देखो, ये हो जाएगा 10 × 8/20। सो 10 to it is 4। दिस इज इंपॉर्टेंट टू वॉच। हमने क्या किया? एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करके एक को मैच करा दिया, 8 मैच कर गया। अब दूसरा को देखना है कि ये सब स्टोइकियोमेट्रिक मास रेशियो से कहां कंपेयर हो रहा है। 2 पॉसिबिलिटी है, इनफैक्ट आइडियली 3 पॉसिबिलिटी होंगे, पर 2 पॉसिबिलिटी पहले देखो। या तो ये ज्यादा होगा जैसा कि फिलहाल है अभी, या कम होगा। किससे? स्टोइकियोमेट्रिक मास से। अगर ये मास, सेकेंड मास इससे ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सेस में है। फिर से सुनो, हमने क्या किया? सप्लाइड मास को एक फैक्टर से मल्टीप्लाई किया इस तरह से कि वन ऑफ द मास मैच कर गया स्टोइकियोमेट्रिक मास से, ये मैच कर गया। अब दूसरे मास को देखना है। अगर ये मास इससे ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ जरा समझो
कि सप्लाइड 20 के लिए 10 है तो 8 के लिए सप्लाइड 4 होगा। मीन्स अगर सप्लाई 8 ग्राम ऑक्सीजन का किया जाए तो इसी कंडीशन में 4 ग्राम ऑफ कार्बन सप्लाई किया जाएगा। 8 ग्राम के साथ 4 ग्राम सप्लाई किया जाएगा और चाहिए कितना होगा 3 ग्राम, यानी कि जितना चाहिए उससे ये ज़्यादा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। कौन? जिसको हमने मैच कराया और ये एक्सेस में है। फिलहाल इसको यहां पे होल्ड करते हैं। हमने क्या किया? हमने मल्टीप्लाई किया एक फैक्टर से, एक मास को मैच कर दिया और इसे हमने मैच करने के बाद देखा दूसरा क्या आ रहा है तो वो ज्यादा आ गया। देन द स्टोकियोमेट्रिक, इसका मतलब ये एक्सेस में है, ये एक्सेस में है, जितना चाहिए उससे ज्यादा है। मीन्स रिएक्शन के बाद ये थोड़ा सा बच जाएगा और ऑक्सीजन पूरा पूरा रिएक्ट कर जाएगा। यानी कि 8 ग्राम को रिएक्शन के लिए जितना कार्बन चाहिए उतना है, उससे ज़्यादा ही है, यानी 8 ग्राम ऑक्सीजन पूरा रिएक्ट कर जाएगा। तो ऑक्सीजन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट जो पूरा रिएक्ट कर जाएगा और कार्बन एक्सेस में है। अब सपोज करो इसी को किसी ने दूसरे तरीके से ट्राई किया होता और वो सपोज करो यहाँ पे 3 लाता, तब क्या होता? उसके लिए वो क्या करेगा? इसे 3/10 से मल्टीप्लाई करेगा। 3/10 से अगर मल्टीप्लाई करो तो देखो ये हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 10 × 2 2 × 3 6, ये हो जाएगा 6। ये तो देखो मैच कर गया अब इस बार। और ये जो अमाउंट आया दिस इज लेस देन 8। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 ग्राम कार्बन के लिए ऑक्सीजन चाहिए कितना? 8 ग्राम, है कितना? 6 ग्राम, लेस देन स्टोकियोमेट्रिक रिक्वायरमेंट। तो अगर ये लेस आ जाए तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, ज्यादा आ जाए तो एक्सेस था, कम आ जाए तो लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस पता चल गया तो दूसरा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। इस तरह से हम लिमिटिंग रिएजेंट का कैलकुलेशन करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट एक बार मालूम होने के बाद ये कैलकुलेशन को रिमूव कर देना है। ये कैलकुलेशन किसी काम का नहीं है, सिर्फ हमने लिमिटिंग रिएजेंट मालूम करने के लिए किया। अब इसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट विल डिटरमिन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही पूरा पूरा रिएक्ट करेगा तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट से प्रोडक्ट के अमाउंट को रिलेट करना है। और एक्चुअल अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट जो एक्चुअली में गिवन है, तो एक्चुअली में गिवन है 20 ग्राम, ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमारे पास क्या रिलेशन है देखो, 32 ग्राम ऑक्सीजन गिव्स 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 32 gram oxygen gives 44 gram of carbon dioxide, and therefore 20 gram of oxygen will give 44 upon 32 into 20। सॉल्व करते हैं, 4 8 जा 4 5 जा, फिर 4 से 4 2 जा 4 11 11 into 5 45 45/2 22.5 gram of CO2, and that is the answer. Means 20 and 10 gram ऑक्सीजन एंड कार्बन के कॉम्बिनेशन में 22.5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा एंड 7.5 ग्राम कार्बन अनरिएक्टेड रह जाएगा। सही है ना? 32 ग्राम gives 44, so 20 will give 44 upon 32 into 20,
हाँ ठीक है। सो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। सपोज करो अगर कोई बाय मिस्टेक ऑक्सीजन के बजाय कार्बन को मालूम कर लेता है लिमिटिंग रिएजेंट, तो उसका आंसर जो आता उससे भी पता चल जाता कि गलत हो गया है। कैसे? अब अगर सपोज करो यही कैलकुलेशन हम ये मान के चलें कि कार्बन है लिमिटिंग रिएजेंट, देन व्हाट विल से 12 ग्राम कार्बन गिव्स 44 ग्राम। If 12 gram carbon gives 44 gram CO2, then 10 gram of carbon will give 44 upon 12 into 10। कितना आएगा ये? 2 से 2 5 जा और 2 से 6। Now it is 322। 22 into 5 110 divided by 3, so it is 3 3 जा 9 2 11 2 0 20 3 6 20 2। it's wrong। जैसे ही एक्सेस वाले को बाय मिस्टेक लिमिटिंग रिएजेंट ले लोगे तो रिजल्ट आ जाएगा रॉन्ग। क्यों? क्योंकि देखो कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल वायलेट हो गया। टोटल मास ही हमारे पास 30 ग्राम था, तो इन एनी केस प्रोडक्ट कैन नॉट बी मोर देन 30 ग्राम। प्रोडक्ट हैज टू बी लेस देन 30 ग्राम और इक्वल टू 30 ग्राम अगर दोनों लिमिटिंग रिएजेंट हो जाए, दोनों रिएक्टेंट। तो अगर मिस्टेक भी कर दोगे, अगर लिमिटिंग रिएजेंट गलत भी सॉल्व कर लोगे, तो आंसर देख के पता चल जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा। प्रोडक्ट का मास टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टेकन इनिशियली से ज्यादा आ जाएगा। तो इस तरह से लिमिटिंग रिएजेंट को हम यूज करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और अब इसी पे आज हम प्रैक्टिस करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट्स कॉन्सेप्ट को कैलकुलेशन में रखेंगे। लेट अस प्रोसीड फर्दर। लिमिटिंग रिएजेंट पे काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा लिमिटिंग रिएजेंट पे प्रैक्टिस हम करेंगे उतना ज़्यादा स्टोकियोमेट्री पे हमारा कॉन्फिडेंस आएगा और फिर आगे की फिजिकल केमिस्ट्री आसान होते जाएगी। तो आज हम ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट को लेके। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस इस चैप्टर में होगा उतना आपका स्ट्रेंथ बनेगा आगे चल के फिजिकल केमिस्ट्री में। सपोज करो एक क्वेश्चन है कि इफ 10 ग्राम phosphorus and 15 ग्राम 25 लेते हैं। 25 ग्राम ऑक्सीजन आर allowed to react what maximum mass of P4O10 can be formed। फॉस्फोरस का एटॉमिक मास 31 होता है। मोरलेस वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। फिर से हमें लिमिटिंग रिएजेंट पे वर्क करना है। हमें दिया गया है फॉस्फोरस ऑक्सीजन का मास और क्वेश्चन है कि व्हाट मैक्सिमम मास ऑफ P4O10 विल फॉर्म। तो हमें क्या करना चाहिए? रिएक्शन लिखना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, उनके नीचे स्टोकियोमेट्रिक मास लिखना चाहिए और फिर सप्लाइड मास से उसको कंपेयर करना है। तो रिएक्शन P4 plus O2 gives
P4O10 बैलेंस करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। नाउ इट इज बैलेंस्ड, बैलेंस हो गया। अब नंबर ऑफ मोल्स दिख ही रहा है तो अब सीधा सीधा हम मास को ही लिखते हैं। मोल्स क्यों लिखें? 1 मोल ऑफ P4 का मास 31 इंटू 4 124। सो 120, ये स्टोक्योमेट्रिक मास लिखा जा रहा है। स्टोक्योमेट्रिक मास 124। 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, O2 is 32 into 5 160. So here we have 160 gram combining with 124 gram will give sum of this to 284 gram. ये है क्या? स्टोक्योमेट्रिक मास। अब सप्लाइड मास देखते हैं। सप्लाइड मास फॉस्फोरस के हैं 10 ग्राम और ऑक्सीजन के हैं 25 ग्राम। हमें क्या करना है? अब पता करना है कौन है लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमने क्या स्ट्रेटजी सीखा है कि किसी एक सप्लाइड मास को स्टोक्योमेट्रिक मास से मैच करवाना है। इसका मतलब ये हुआ कि आइदर वी मेक दिस 25 160 और 10 124। 25 को 160 बनाना आसान लग रहा है तो हम क्या करते हैं, इसे 160 अपॉन 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। 160 अपॉन 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 160। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा 10 इंटू 160 अपॉन 25। 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और ये 5 से 32, so it is 64। अब देखो, for 160 gram of oxygen how much phosphorus is required? 124। for 160 gram of oxygen phosphorus दिया कितना है? 64। Now the supplied phosphorus is less than its requirement। जितना चाहिए फॉस्फोरस का उससे कम है, स्टोक्योमेट्रिक से कम है। और अगर स्टोक्योमेट्रिक मास से कम हो जाए सप्लाइड तो वो बन जाता है लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि फॉस्फोरस हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। फॉस्फोरस हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। और उसके बाद आपको पता है इस कैलकुलेशन का कोई रोल नहीं रह गया। इट्स ओनली फॉर डिटरमिनिंग लिमिटिंग रिएजेंट। वंस इट इज डन, नाउ वी नो फॉस्फोरस इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो हम यहां से रिलेट करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट गिव्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। एक्सेस वाला तो पूरा रिएक्ट ही नहीं कर रहा। So what we say, 124 gram phosphorus gives 284 gram P4O10. 124 gram P4 giving 284 gram P4O10, and therefore 10 gram P4 will give 284 upon 124 into 10 and it comes out to be, calculators इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, 284 into 10 divided by 124। ये 22.9 आ रहा है। 22.9 अप्रॉक्सीमेटली 23 ग्राम ले सकते हैं। ये है आंसर। तो P4O10 23 ग्राम बनेगा। मीन्स 25 + 10 35 में से
23 ग्राम बनेगा P4O10 और बैलेंस ऑक्सीजन अनरिएक्टेड रह जाएगा। अगर हम चाहें तो 35 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लें तो 12 ग्राम ऑक्सीजन विल रिमेन अनरिएक्टेड, क्योंकि ऑक्सीजन एक्सेस में है, फास्फोरस लिमिटिंग रिएक्टेंट है। समझ रहे हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट पे किस तरह से प्रॉब्लम्स आएंगे और उसको कैसे सॉल्व करना है। चलो एक और देखते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट पे एक और कैलकुलेशन हम ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है कि 50 ग्राम नाइट्रोजन इज मिक्स्ड विथ 10 ग्राम हाइड्रोजन, व्हाट मैक्सिमम मास ऑफ अमोनिया विल फॉर्म। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन इज if 50 gram nitrogen combines with 10 gram hydrogen, what maximum mass of ammonia will form? That is the question. तो ऑफ कोर्स सबसे पहले हमें फिर से अब रिएक्शन लिखना पड़ेगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन गिविंग अमोनिया का। लिखते हैं। सो नाइट्रोजन कंबाइंस विथ हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया। बैलेंस करते हैं 2 नाइट्रोजन सो 2 अमोनिया, 2 3 6 हाइड्रोजन सो 3H2। स्टोइकियोमेट्रिक मास, डायरेक्ट अब हम लोग मास लिख सकते हैं, मोल बोल तो अब समझ ही जाते हैं। सो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन करस्पॉन्ड टू 28 ग्राम, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन करस्पॉन्ड टू 6 ग्राम, 2 मोल ऑफ अमोनिया करस्पॉन्ड टू 34 ग्राम। अब सप्लाइड कितना है? 50 ग्राम एंड 10 ग्राम। अब देखते हैं क्या सीखा है हमने अब तक। हमें किसी एक सप्लाइड मास को स्टोइकियोमेट्रिक मास से मैच करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए। तो आइदर इसको 6 बना लें या इसको 28, इसको 6 बना लेते हैं। लेट अस मेक इट 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 10। 6 बाय 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 5 जा 50, 5 6 जा 30। ये तो हमने मैच कर लिया। अब हम कंपेयर करेंगे दूसरे को। देखो इट्स वेरी वेरी क्लोज, वेरी क्लोज टू 28, बट इट इज ग्रेटर देन 28। It is greater than 28, so it is in excess. नाइट्रोजन का चाहिए कितना? 28 है कितना? 30, 2 ग्राम ज्यादा है, एक्सेस है, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट हो गया हाइड्रोजन। वंस इट इज डन, आपको मालूम है कि अब ये जो वर्किंग हम करते हैं ये कैलकुलेशन में यूज नहीं होता, इट्स ओनली फॉर डिटरमिनिंग लिमिटिंग रिएजेंट। Once we know the limiting reagent, which is hydrogen, we will relate mass of hydrogen with the ammonia. क्या लिखेंगे हम? हम लिखेंगे कि 6 ग्राम हाइड्रोजन gives 34 ग्राम ammonia. Therefore, 10 ग्राम हाइड्रोजन will give 34 upon 6 into 10। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो 340 by 6, 340 divided by 6, it is coming out 56.66, 56.67 ग्राम अमोनिया। और देख लो कि ये मास
60 के अंदर होना चाहिए, टोटल मास है 60, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 56.67 ग्राम अमोनिया बन जाएगा और रिमेनिंग 60 में से उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो अनरिएक्टेड नाइट्रोजन का मास आ जाएगा। बात समझ में आई आपको कि लिमिटिंग रिएजेंट पे हम कैसे काम करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट पे हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और लिमिटिंग रिएजेंट पे प्रैक्टिस करते हैं। सो लेट अस ट्राई फ्यू मोर्स। अब जरा सिचुएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट बना के मैं देता हूं एक, और उसको समझेंगे हम लोग कि कैसे उसमें कैलकुलेशन हुआ। सो लेट अस टेक ए सिचुएशन लाइक दिस। क्वेश्चन है कि if 5 ग्राम phosphorus and 6 ग्राम oxygen are allowed to react what mass or masses of P4O6 and P4O10 will form leaving no reactant unreacted। ये क्वेश्चन बड़ा मार्वेलस क्वेश्चन है, इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट सबसे इजी तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। हमें दिया गया है कि 5 ग्राम फास्फोरस है, 6 ग्राम ऑक्सीजन है, इनको इस तरह से रिएक्ट करना है कि कुछ P4O6 बने, कुछ P4O10 बने, इस तरह से कि एट द एंड ना तो फास्फोरस बचा हो ना ऑक्सीजन बचा हो। यह है सिचुएशन। अब एक तो तरीका यह है कि हम ये एज्यूम कर लें कि P4O6 का X ग्राम बना तो P4O10 का 11 - x हो जाएगा, क्योंकि टोटल मास रिएक्टेंट कोई बचा नहीं तो प्रोडक्ट का मास 11 ग्राम होगा 5 + 6। तो हम P4O6 का X ग्राम ले सकते हैं, P4O10 का हो जाएगा 11 - x। दोनों का मास आ गया और उन दोनों के अंदर ऑक्सीजन या फास्फोरस का मास निकाल के आइदर 6 या 5 से हम इक्वेट करके X को सॉल्व कर सकते हैं। बट दैट इज बिट लेंदी। आसान क्या होगा, अगर हम देखें तो P4O6 और P4O10 दोनों के अंदर फास्फोरस का मास पर मोल सेम है, दोनों में P4 है। ऑक्सीजन का मास चेंज हो रहा है, एक में O6 है एक में O10 है। अगर हम ऐसा करें कि एक रिएक्शन लिखें P4 प्लस ऑक्सीजन गिविंग P4O6, ये देखो बैलेंस रिएक्शन है, और अगर हम इस रिएक्शन में अपने तरफ से फास्फोरस को लिमिटिंग रिएक्टेंट बना दें, फास्फोरस को लिमिटिंग रिएक्टेंट बना दें, तो यह पता चल जाएगा कि कितना P4O6 बनेगा और कितना ऑक्सीजन बच जाएगा। और फिर अगले स्टेप में P4O6 को ऑक्सीडाइज करके आगे P4O10 बनाएं और इस बार ऑक्सीजन को लिमिटिंग रिएक्टेंट बना दें। यानी कि फर्स्ट केस में फास्फोरस को लिमिटिंग रिएक्टेंट बना के उसको गायब कर दिया,
और सेकंड केस में ऑक्सीजन को लिमिटिंग रिएक्टेंट बना के उसे गायब कर दें तो ये एक्सेस हो जाएगा, ये कुछ बच जाएगा, ये कुछ बन जाएगा और अंत में सिर्फ यही दोनों होगा, ये बचा हुआ और ये जो बना है। अगर आप समझे तो मैं कुछ कैलकुलेशन आगे करके दिखाऊं। फास्फोरस के हमारे पास हैं 5 ग्राम, ऑक्सीजन के हमारे पास हैं 6 ग्राम और रिलेशन क्या है देखो, इसके 1 मोल का मास कितना होगा 124। हम इसी को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बनाने जा रहे हैं, तो इसी से कैलकुलेशन होगा P4O6 का। और P4O6 का मास अगर देखें तो ये हो जाएगा 124 + 96 220 ग्राम। इसका मास मोलर मास है 220 ग्राम। यहां से रिलेशन क्या आ रहा है कि 124 ग्राम फास्फोरस गिव्स 220 ग्राम ऑफ P4O6। क्यों हम इसी से ले रहे हैं, क्योंकि फास्फोरस को हमें पहले लिमिटिंग रिएजेंट बनाना है और पता करना है कि फास्फोरस अगर पूरा पूरा यहीं पे यूज हो जाएगी, क्योंकि सेकेंड रिएक्शन में फास्फोरस चाहिए नहीं हमें, तो अगर यहीं पे पूरा यूज हो जाए फास्फोरस तो कितना P4O6 बनेगा। अब देखो, सिंस 124 ग्राम phosphorus gives 220 ग्राम P4O6, therefore its 5 gram will give 220 upon 124 into 5। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये 1100 upon 124, 1100 upon 124, it is 8.87 gram. It is 8.87 gram. 8.87 gram. And when 8.87 gram P4O6 is formed, this phosphorus will become 0. और इसी से तो कैलकुलेट किया, 124 gives this, तो 5 will give this much, तो 5 गया। अब टोटल मास कितना लिया था 11 ग्राम, और उस 11 ग्राम मास में से इतना अगर बन गया है 8.87 ग्राम P4O6, तो 11 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो बचे हुए ऑक्सीजन का मास आ जाएगा। वैसे भी दिख रहा है कि इसका 5 ग्राम इसके 3.87, इसके 3.87 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा तभी तो 538.87 ग्राम बनेगा प्रोडक्ट का। तो 3.87 अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना बच जाएगा 2.13। लेफ्ट अनरिएक्टेड इन द फर्स्ट केस। अब इन दोनों मास को नीचे ले आओ। P4O6 8.87 ग्राम एंड रिमेनिंग ऑक्सीजन इज 2.13 ग्राम। इस बार इसे लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाना है सो दैट इस बार ऑक्सीजन गायब हो जाएगा और कुछ ये बन जाएगा, कुछ ये बच जाएगा और वही आंसर हो जाएगा। अब अगर हम इससे रिलेट करेंगे इसे, तो इन दोनों के मोलर मास हमें लिखने पड़ेंगे। तो 2 into O2, 32 into 2, 64 ग्राम ऑफ दिस will give P4O10, 124 plus 160, 284 ग्राम। यही रिलेशन है। तो क्या कहेंगे 64 ग्राम O2 gives 284 ग्राम P4O10, therefore 2.13 ग्राम O2 will give 284 divided by 64 into 2.13 कितना आता है ये आ जाएगा 284 into 2.13 divided by 64. It is 9.45.
9.45 ग्राम P4O10, और P4O10 का मास आ गया तो 11 में से उसे सब्ट्रैक्ट कर लो, P4O6 का मास आ जाएगा कि नहीं? सो P4O6 how much? P4O6 will be 11 minus this 1.55. तो इस तरह से हम लिमिटिंग रिएक्टेंट पे कैलकुलेशन करते हैं। एक और कर लेते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट पे एक लास्ट कैलकुलेशन करके इसको क्लोज करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे कंसंट्रेशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है फिजिकल केमिस्ट्री में। सारी समस्या वहीं पे है। आगे की जो फिजिकल केमिस्ट्री है, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, 12th क्लास के फिजिकल केमिस्ट्री, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उन सब में बड़ा परेशान रहते हैं बच्चे कंसंट्रेशन से, सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन से, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन से। सो लेट अस वर्क आउट वन मोर प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम ऑन मास रिलेशनशिप। सपोज करो एक सिचुएशन कुछ इस तरह से दिया गया है। क्वेश्चन है कि इफ 10 ग्राम मिक्सचर ऑफ NaCl and H2SO4 are allowed to react what maximum mass of Na2SO4 could be formed? एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 होता है। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। 10 ग्राम मिक्सचर है, लेकिन ये नहीं पता कि उसमें कितना सोडियम क्लोराइड है और कितना सल्फ्यूरिक एसिड है। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन लिखते हैं, जरा देखते हैं कि कैसे रिएक्ट करेंगे वो। बैलेंस रिएक्शन में डायरेक्ट लिख रहा हूं, 2NaCl प्लस H2SO4 विल गिव Na2SO4 प्लस 2HCl। ये रिएक्शन होगा। इन दोनों के मास का सम दिया गया है 10 ग्राम। क्वेश्चन है कि मैक्सिमम मास इसमें सोडियम सल्फेट का कितना बन सकता है। तो मैक्सिमम मास सोडियम सल्फेट का कब बनेगा? जब 10 ग्राम रिएक्टेंट पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तभी तो प्रोडक्ट का मैक्सिमम मास बनेगा। और 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कब कन्वर्ट होगा? जब रिएक्टेंट का मास स्टोइकियोमेट्रिक मास रेशियो में हो, है या नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों 2:1 के मोलर रेशियो में हो, तो अंत में न NaCl बचेगा न सल्फ्यूरिक एसिड बचेगा, और 100% रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा, और उस समय जो प्रोडक्ट बनेगा वो मैक्सिमम होगा। ये तो मोल में है। तो अगर हम मास में बात करें तो मास में, ये तो मोल है, तो मास में 2 मोल ऑफ NaCl, NaCl का मास सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, NaCl हो जाएगा 23 प्लस 35.5 58
58.5, तो 58.5 इंटू 2 117 ग्राम, और 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मोलर मास 98 ग्राम होता है, 98 ग्राम। यानी कि इस मास रेशियो में अगर ये दोनों हों, then they will react 100% giving maximum product। अब इस मास रेशियो में हमें डिवाइड करना है 10 को। तो अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिकल स्किल रखते हैं तो 1 सेकंड में आप बता सकते हैं, और नहीं तो सिंपल तरीका मेरी तरह से यूज कर लो। कौन सा तरीका? हमें इस 10 को डिवाइड करना है इस रेशियो में, यानी कि एक होगा 117x, दूसरा होगा 98x, और दोनों का सम होगा 10। क्या कहा मैंने? 117x प्लस 98x इज इक्वल टू 10। फैक्टर आ जाएगा तो ऐड कर लेते हैं इन दोनों को, तो कितना हो जाएगा? 117 प्लस 98 215x इज इक्वल टू 10। 5 से कटेगा, 5 2 जा 5 से 43। So x is 2/43, therefore NaCl का मास होगा कितना? 117x, 117 इंटू 2/43, और H2SO4 का मास होगा 98 इंटू 2/43। समझ गए? तो इस तरह से हमारे पास अब दोनों का मास आ गया, और इन दोनों का मास अगर आ गया, ये दोनों स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट हैं, तो किसी के मास से हम मालूम कर सकते हैं सोडियम सल्फेट का मास। अब देखो 117 ग्राम ऑफ दिस, 2 मोल ऑफ दिस गिव्स 1 मोल ऑफ दिस, और इसके 1 मोल का मास हो जाएगा 23 इंटू 2 46, प्लस 32 प्लस 64 कितना हुआ? 4 2 6 6 12 2 1 6 1 7 3 10 4 14 142, 1 मोल 142 ग्राम। तो रिलेशन क्या है? 117 ग्राम सोडियम क्लोराइड गिव्स 142 ग्राम सोडियम सल्फेट। सो this is the mass of sodium chloride. So this much mass, therefore 234 upon 43 gram NaCl will give 142 upon 117 into 234 upon 43 gram sodium sulfate, ग्राम सोडियम सल्फेट। नाउ इट कैन बी सॉल्व। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 142 इंटू 234 डिवाइडेड बाय 117 divided by 43. It is 6.6. It is 6.6. 6.6 gram sodium sulfate. And that is the maximum. क्यों मैक्सिमम? क्योंकि इसमें हमने दोनों रिएक्टेंट को 100% कंज्यूम करवा दिया। तो जब दोनों रिएक्टेंट को 100% कंज्यूम करवाएंगे तो मैक्सिमम मास ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, और उसमें सोडियम सल्फेट जो बना होगा वही मैक्सिमम उसका मास हो जाएगा। अब देखो, ये तो एक अप्रोच था, मैं इसको एक और अप्रोच से सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। थोड़ा उसमें कैलकुलेशन कम पड़ेगा, अकल ज़्यादा लगेगा। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और फिर से मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू रीसॉल्व इट बाय स्लाइटली डिफरेंट अप्रोच।
लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन अप्लाइज नॉट ओनली टू रिएक्टेंट, इट ऑल्सो अप्लाइज टू प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट भी एक फिक्स्ड मास रेशियो में बनेगा। और अगर इस रिएक्शन में देखें देन 2 mole of this combines with 1 mole of this to give 1 mole of this and 2 mole of this। हम क्या करें कि हमें 10 ग्राम रिएक्टेंट का मास दिया है, 100% रिएक्शन करवाना है, देन दोनों रिएक्टेंट को हमें लिमिटिंग रिएजेंट बनाना पड़ेगा। और दोनों रिएक्टेंट को अगर लिमिटिंग रिएजेंट बनाएंगे तो 100% रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका मास 10 ग्राम होगा। यानी कि इन दोनों का मास हमें 10 ग्राम मिलेगा, इन दोनों के मास का सम। और ये दोनों 1:2 के मोलर रेशियो में बनेगा। अगर इसको हम मास में कन्वर्ट करें तो ये 142 ग्राम है और इसके 2 मोल का मास 36.5 × 2 73 ग्राम है। यानी कि प्रोडक्ट इस मास रेशियो में बनेगा। तो हम यहीं पे क्यों नहीं 10 को डिस्ट्रीब्यूट कर दें इस रेशियो में, और 10 को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है इस रेशियो में तो अब मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं वो सिंपल अलजेब्रिक रिलेशन के 10 को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है इस रेशियो में तो ये हो जाएगा 10 × 142 डिवाइडेड बाय 142 प्लस 73। फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया मैंने, इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 142 डिवाइडेड बाय 142 प्लस 73। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 × 73, इसकी ज़रूरत नहीं है बट फिर भी, अपॉन 142 प्लस 73। इसको सॉल्व कर लो आंसर। हमने टोटल रिएक्टेंट के मास को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके और उसी के स्टोइकियोमेट्रिक मास रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ से प्रोडक्ट का मास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अगर हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करें 142 प्लस 73, 142 प्लस 73 इट इज 215, 1420 डिवाइडेड बाय 215 6.6 आना ही है। तो इस तरह से आज हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तक कंप्लीट कर लिया है। अब इन सब पे अब तक टोटल 8 लेक्चर हो गए हैं और 8 डीपीपीज भी आपके पास हैं। उन 8 डीपीपीज को जब आप सॉल्व करेंगे तब हमारा पर्पस वो फुलफिल होगा, एंड देन आई कैन टेल यू विथ गारंटी दैट no one across the country will be equivalent to you in chemistry, and that too without any hassle at your doorstep, आपके द्वारे मुफ्त में, बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी हिडन एजेंडा के, बिना किसी हिडन इंटेंट के, बिना किसी स्वार्थ के। चलो, तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें कि हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टोइकियोमेट्री का, मोल कॉन्सेप्ट का और केमिस्ट्री एज ए होल, फिजिकल केमिस्ट्री एज ए होल का स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। थैंक यू।